This is the continuation video on the topic the president, and in this video I'm going to discuss about how the president of India is elected, and I will also discuss how the president can be impeached from his office. So एक हम इलेक्शन के बारे में देखेंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, और हम ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रेसिडेंट क्या है और प्रेसिडेंट का वर्क कैसे होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड है। ये सब मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वाली वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। बट अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है तब आप ये वाली वीडियो को कंटिन्यू रखें। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के लिए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। हम हर 5 साल में वोट करने जाते हैं ना अपने एरिया के एमएलए के लिए या फिर एमपी के लिए, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन काफ़ी सिंपल होते हैं। इसमें क्या होता है, हम वोट करने जाते हैं वोट बूथ पे, और जैसे मैंने एक वोट दिया किसी भी पार्टी को तो मेरा सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी। ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। बट जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे समझना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्मूलेज है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बंदा जाएगा उसका एक वोट होगा। हर एक बंदे के अलग अलग वोट हो सकते हैं। जैसे एक अगर एमएलए है तो उसका वोट 7 भी हो सकता है, दूसरे एमएलए का वोट 11 भी हो सकता है। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अब हम ये सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं, जैसे द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते पीपल के थ्रू। ये तो डायरेक्टली इलेक्ट हो गए। इसमें हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग वोट करते हैं। पर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, राज्यसभा के मेंबर्स का हो गया, इनमें कौन वोट करते हैं? इनमें ये लोग वोट करते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। वो लोग इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर को। इसलिए ही इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। मतलब जिन्हें हमने वोट करा है, जिन्हें हमने इलेक्ट करा है, अब वो आगे वोट करेंगे। वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट लोग पीपल इलेक्ट करते हैं और इसमें एक बंदे का एक वोट माना जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये एमपीज, एमएलए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये लोग वोट करते हैं और इनका एक वोट एक नहीं माना जाता। अगर कोई एक एमएलए है उत्तर प्रदेश का, हो सकता है उसका वोट काफ़ी ज़्यादा माना जाए अगर कोई एमएलए है केरला का। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट्स में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों स्टेट की पॉपुलेशन में काफ़ी डिफरेंस है। अब हम ये सब देखेंगे कैसे कैसे ये सब वर्क करता है। तो बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब मैंने आपको बताया ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इस इलेक्टोरल कॉलेज के लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन कौन है। सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज, सबसे पहला चीज। और इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? एक होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स। अब इलेक्टेड मेंबर्स क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स वो है जिन्हें जनता ने इलेक्ट करा है वोट देके, वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट देखेंगे, तो मैं आपको अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ। पार्लियामेंट में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड। इलेक्टेड वो होते हैं जिन्हें
वोट देके इलेक्ट करा जाता है। और नॉमिनेटेड वो होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर टोटल स्ट्रेंथ 250 है, उसमें 12 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नॉमिनेटेड है, बाकी के लोग इलेक्टेड होंगे। ऐसा पहले लोकसभा में भी था। लोकसभा में 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, बट अब 2020 से ये वाला फीचर खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेटेड नहीं होते, तो लोकसभा में अब सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कोई नहीं है। पहले 2020 से पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। तो ठीक है, आपको पता चल गया 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड। इलेक्टेड वो होते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, और नॉमिनेटेड वो होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, तो 250 में से 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब नॉमिनेटेड नहीं होंगे। जो इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा के और जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा के, सिर्फ वो ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अब देखिए, स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। जो अपर हाउस होता है वो सारे स्टेट्स में नहीं होता, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट फिर भी कुछ स्टेट्स में अपर हाउस होता है। तो जो लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो ही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लोअर हाउस भी अपर हाउस भी, बट स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस है वो ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, उसमें भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स तो आप भूल ही जाइए कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अब थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। 8 यूटी है, ठीक है, इंडिया में 8 यूटी है। उसमें से सिर्फ दिल्ली की और पुडुचेरी, इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 टाइप के लोग इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड नहीं है, याद रखिए, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, और वो कौन कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार भी है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप भी है, यूनियन टेरिटरी नागर एंड दादर हवेली भी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी है, बट इन लोगों के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व का मतलब ये असेंबली खत्म कर देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है, तो गवर्नर इस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अगर उसे लगता है कि स्टेट की मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रही है, तो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देता है। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो जाती है, तो जिसके मेंबर्स है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज में ये मेंबर्स आए, वो क्वालिफाई नहीं होंगे, तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तीनों स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए बिहार में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है और इसलिए ही वहाँ के गवर्नर ने उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया। तो जो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स थे, अब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो असेंबली डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। अब आप ये वाला पॉइंट समझिए, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है?
अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी तो ज़्यादा एमएलएज होंगे, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ज़्यादा होंगे। केरला का एरिया छोटा है उत्तर प्रदेश के कंपैरेटिवली, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी और वहाँ के एमएलएज, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज और एमएलएज भी कम होंगे। पर अब ऐसा है तो क्या यूनिफॉर्मिटी हो पाएगी? फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 10 एमएलए हो गए और केरला में सिर्फ 2 एमएलए हो गए, तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं रही। तो इसलिए एक सिस्टम निकाला गया, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होगा। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसमें एक फॉर्मूला देंगे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे हर एमएलए का वोट पता चलेगा। ठीक है, अब मैं वो आपको फॉर्मूला समझाता हूं। इससे क्या होगा, इससे यूनिफॉर्मिटी होगी, इससे यूनिफॉर्मिटी स्टेट्स के बीच में होगी, उत्तर प्रदेश और केरला के बीच में यूनिफॉर्मिटी होगी, और टोटल स्टेट्स को मिला के, जैसे 28 स्टेट्स इंडिया में, सारे स्टेट्स को मिला के और यूनियन, पूरे यूनियन के बीच में भी यूनिफॉर्मिटी होगी। सो स्टेट्स, दोनों दो स्टेट्स के बीच में भी यूनिफॉर्मिटी होगी और स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी यूनिफॉर्मिटी होगी। इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। पहली बात ये। दूसरी बात, जो इलेक्शन होता है ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। इस सिस्टम में एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला हम फिल करना सीखेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अब हम सबसे पहले एक एमएलए के वोट निकालेंगे कि एक एमएलए के पास कितना वोट होता है। सो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, ये है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं, हम उसमें सारी वैल्यू डालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक एमएलए का वोट निकालेंगे और इसका फॉर्मूला ये है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। दिस इज 1000, नॉट 100, इट इज 1000। आई एडिट इट। एक स्टेट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है उससे हम डिवाइड कर देंगे कि उस स्टेट में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने हैं, और उसे फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन है 6 लाख मान लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल है। और टोटल जो इलेक्टेड मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो है अराउंड 200 मान लीजिए। चलिए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऐसे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3। अब उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट वैल्यू है 3। तो अगर उत्तर प्रदेश का एक एमएलए वोट करेगा तो वो 3 माना जाएगा, मतलब उसका वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब टोटल 200 एमएलए है तो पूरे उत्तर प्रदेश की टोटल वैल्यू क्या होगी वोट की? 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो होगी 600। तो अगर पूरे 200 एमएलए वोट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो उनकी टोटल जो वोट वैल्यू आएगी वो होगी 600। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश का। अब ऐसे ही हम सारे स्टेट्स की वोट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जो भी वोट वैल्यू आएगी हम उन्हें ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रल कॉलेज करता है। इलेक्ट्रल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते, और ना ही कौन नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होती, मतलब स्टेट का अपर हाउस भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। और वोट हम निकालते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि दो स्टेट्स के बीच में भी पैरिटी हो और टोटल मिला के स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी पैरिटी हो।
इसलिए हम सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक एमएलए का वोट निकालते हैं। एमएलए का वोट कैसे निकालते हैं, पूरी टोटल पॉपुलेशन देखेंगे स्टेट की, और उस स्टेट में कितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो देखेंगे, और उसे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू आती है 3, अब हम निकालेंगे टोटल उत्तर प्रदेश में टोटल वैल्यू कितनी होगी वोट की। जैसे 200 एमएलए है तो इनकी टोटल वैल्यू होगी 600। अब ये हम हर एक स्टेट का निकालेंगे। 28 स्टेट है, सारे 28 स्टेट का निकालेंगे और इन 2 यूनियन टेरिटरी का निकालेंगे। अब मान लीजिए जो टोटल वैल्यू आई है वो है 7000 मान लीजिए, ठीक है। 7000 कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का 600 हो गया, केरला का मान लीजिए आ गया 200, फिर किसी और स्टेट का इतना आ गया, किसी और स्टेट का इतना आ गया, और इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो 7000 आएगा टोटल नंबर। अब हम निकालेंगे एक एमपी की वैल्यू, एक एमपी के वोट की वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब उत्तर प्रदेश का जैसा 600 आया, केरला का 200 आ गया, और टोटल मिला के ये आया 7000। और हम इसे डिवाइड कर देंगे कि पूरे पार्लियामेंट में कितने इलेक्टेड मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, 700 इलेक्टेड मेंबर है, तो 7000 से 700 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10। तो एक एमपी की एक वोट की वैल्यू होगी 10। तो इस तरीके से हमने देखा स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में भी पैरिटी हो गई, और स्टेट्स टोटल मिला के स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी पैरिटी हो गई। अब वोटिंग करेंगे, ये तो हमने ये निकाला है कि एक बंदे का वोट कितना होगा, एक एमपी का वोट कितना होगा, और हर एक स्टेट के एक एमएलए का वोट कितना होगा। तो हम देखते हैं कि वोटिंग होती कैसे है। जैसे हम जब डायरेक्ट इलेक्शन में वोट करने जाते हैं तो वहां पे ईवीएम मशीन होती है और हम बस क्लिक करते हैं और उस वाली पार्टी पे वोट चला जाता है। बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है अब हम वो देखेंगे। पहले ये देखते हैं मेथड ऑफ वोटिंग। As the president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. System of proportional representation देख लिया क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, ठीक है। And the voting by secret ballot. This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. अब देखिए, हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 3, ठीक है, और टोटल उत्तर प्रदेश की वैल्यू है 600। केरला की हमने निकाल ली 200, किसी और की कुछ और कुछ और कुछ और। अब वहां पे सब लोग जाएंगे, कौन कौन जाएगा, पूरा इलेक्ट्रल कॉलेज मिलेगा, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स सारे स्टेट्स के होंगे, जितने भी इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो होंगे, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा और लोकसभा के होंगे। हमने सबकी वोट वैल्यू निकाल ली कि एमपी के कितना होगा, एमपी का चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा, उनकी वोट वैल्यू 10 होगी। अलग अलग स्टेट का हमने देख लिया कैसे कैसे निकलेगा। अब सब लोग होंगे, अब उन्हें एक पेपर दे दिया जाएगा। उनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि वो जाए और ईवीएम में बटन दबाए और वोट पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनके पास एक पेपर दे दिया जाएगा। पेपर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ये एक पेपर होगा और यहाँ पे 3 नाम दे दिए जाएंगे, जैसे इसका नाम है ए, ये बी और सी। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो हैं। अब इनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बनेगा और यहाँ पे सिक्वेंस दे दी जाएगी। जैसे अगर किसी को ए को वोट करना है तो इसके सामने वो 1 लिख देगा, ठीक है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये इसे प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। उसके बाद अगर सी को वो सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहता है तो 2 लिख देगा, बी को वो थर्ड प्रेफरेंस पे रखना चाहता है तो वो 3 लिख देगा, ठीक है। तो जितने भी एमपी और एमएलए है वो अलग अलग ये पेपर भरेंगे और ये पेपर भर के वो एक बॉक्स में डाल देंगे जो होता है सीक्रेट बैलेट, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट बैलेट। इस बॉक्स में ये पेपर डाल देंगे और यहाँ पे एमपी और एमएलए का काम खत्म हो जाएगा। फिर काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर अब वो काउंटिंग करेंगे कि कैसे काउंटिंग होगा, कौन जीतेगा। अब क्या होगा, 3 बॉक्स और होंगे, एक ये ए का बॉक्स होगा, एक ये बी का बॉक्स होगा और एक ये सी का बॉक्स होगा, ठीक है, ए बी सी का। जिसने अगर ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है तो वो वाला पेपर इसमें चला जाएगा, अगर बी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है तो वो वाला पेपर इसमें चले जाएगा। जैसे ये ए बी सी है, बी को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिली तो ये वाला पेपर इसमें चला जाएगा। एक ये पेपर है, यहाँ पे सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली
तो जिसे 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 फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो वाला पेपर उसमें जाता रहेगा। और इनमें से अब जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसके 50% से ज्यादा सिक्योर करेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब सबसे पहले आप देखिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं हमने देख लिया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें दोनों हाउस आते हैं, मैं लिखूंगा नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये 3 सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये सिस्टम हम इसलिए लाते हैं ताकि स्टेट्स और एक स्टेट के बीच में पैरिटी हो और ओवरऑल स्टेट और यूनियन के बीच में पैरिटी हो। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम वोट करेंगे। तो हम इस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एमपी और एमएलए का वोट निकालेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम एक एमएलए का वोट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन in a state upon total number of elected member of legislative assembly, not legislative council, only legislative assembly। ठीक है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पे टोटल पॉपुलेशन है 6 लाख। ठीक है। इस 6 लाख को हम डिवाइड कर देंगे कि वहां पे कितनी एमपी है। मान लीजिए 400 एमपी है और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आंसर आएगा 6 लाख अपॉन ये। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट वैल्यू है 1.5। अब हम निकालते हैं बिहार का। अब मान लीजिए बिहार में सिर्फ है पॉपुलेशन 4 लाख की और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है वो 200 है। उसे भी हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगा 2। बिहार के एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी 2। तो ऐसे हम सारे स्टेट्स 28 स्टेट्स से सारे 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एमएलए की है। अब पूरे स्टेट्स में टोटल एमएलए की, पूरे स्टेट की वोट वैल्यू कितनी है? तो जैसे इसका एक एमएलए की 1.5 है और टोटल 400 एमएलए है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा 600। यहाँ पे आ जाएगा 400। तो यूपी के टोटल एमएलए की वैल्यू है 600, बिहार के पूरी टोटल एमएलए की वोट वैल्यू है 400। ऐसे हम टोटल सबके निकाल लेंगे और मान लीजिए आंसर आएगा 7000। ठीक है। 28 स्टेट्स में जितने भी टोटल एमएलए है उनकी वोट वैल्यू है 7000। ये हमने बात करी एमएलए की। अब हम निकालेंगे एमपी की वैल्यू। जब हम एमपी के लिए निकालेंगे तो एमपी का फॉर्मूला अलग है। एमपी का फॉलो है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, एक स्टेट की नहीं बाकी सारे स्टेट्स की बात है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में, जो भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, तो इसमें यहाँ पे हमने 7000 देखा था, आ गया था। ठीक है। ये 7000 आया और ये मान लीजिए 400 ही है, ज्यादा होती है बट आप सिर्फ 400 मान लीजिए सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। इन्हें डिवाइड करेंगे, क्या होगा? आंसर आएगा 17.5, कुछ ऐसा आएगा। तो एक एमपी की 17.5 हो गई। अब टोटल एमपी की कितनी हो गई? टोटल एमपी की हो गई 17.5 इंटू 400 और आंसर आएगा 7000। अब आप देखिए इससे क्या हुआ। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और ये है यूनियन, इन दोनों में पैरिटी हो गई। तो ये आपको याद रखना है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट्स इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा?
total value of votes of all MP. So total MLA के जो वोट होंगे वो टोटल MP के वोट होंगे, ये आ गई पैरिटी। इसलिए ही हम सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 14,000 टोटल वोट हो गए। अब इस 14,000 में से जो भी 7,000 वोट सिक्योर कर लेगा, मतलब 50% या उससे ज्यादा वोट सिक्योर कर लेगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक नंबर आ गया। अब इतने वोट कैंडिडेट्स को सिक्योर करने हैं। अब वो कैसे करेंगे? वो करेंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक ये बॉक्स है, ठीक है, हर एक एमपी हर एक एमएलए आएगा और इसमें एक स्लिप डालेगा। वो स्लिप ऐसे होती है, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर के नाम होते हैं, जैसे ये 3 लोग प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनके सामने बॉक्सेस होते हैं और यहाँ पे हर एक एमपी हर एक एमएलए को सीक्वेंस लिखना है। जैसे 3 का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एमएलए जो ए है उससे फर्स्ट प्रेफरेंस लगता है, दूसरा वो रखता है ए से फर्स्ट प्रेफरेंस, कोई एमपी ए से फर्स्ट प्रेफरेंस रखेगा, ऐसे सी को दूसरा प्रेफरेंस कर दिया, इसे दूसरा प्रेफरेंस कर दिया और यहाँ पे इसे दूसरा प्रेफरेंस कर दिया, इसे तीसरा कर दिया, इसे तीसरा कर दिया और यहाँ पे तीसरा कर दिया। अब ये जो सारी स्लिप्स है ये इस बॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये सीक्रेट बॉक्स होता है, सीक्रेट बैलेट इसलिए होता है ताकि कोई और पता ना लगा पाए कि किसने किसे वोट दिया। ये सारी स्लिप्स इस बॉक्स में चली जाएगी और फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी कि किसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिला। वो काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी? 3 बॉक्स होंगे, ये ए के नाम पे होगा, ये बी के नाम पे होगा, ये सी के नाम पे होगा। अब इस बॉक्स से निकाल के इन तीनों बॉक्स में डाले जाएंगे स्लिप्स। अगर जैसे ए को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिली, इस वाले पेपर में ए को नंबर 1 प्रेफरेंस मिली, तो ये वाला पेपर इसमें चला जाएगा। ठीक है, इस वाले में बी को प्रेफरेंस मिली तो ये इसमें चला जाएगा, इस वाले में सी को प्रेफरेंस मिली तो ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके ये सारे बॉक्स फुल कर दिए जाएंगे। फिर इन ये राउंड 1 होगा। अगर इसी राउंड में इन तीनों में से किसी को भी 50% से ज्यादा सिक्योर हो गए वोट, मतलब 7,000 से कोई ज्यादा सिक्योर कर लेता है, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी 7,000 वोट सिक्योर नहीं कर पाता, तो राउंड 2 होगा। अब राउंड 2 में क्या होगा? ये देखा जाएगा कि इन तीनों में से सबसे कम वोट किसे मिले। अब मान लीजिए बी को सबसे कम वोट मिले तो बी को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, बी को सबसे कम प्रेफरेंस मिली। अब ए और सी बचे। ठीक है, अब एक बॉक्स है ए का और एक बॉक्स है सी का, ये बी को हमने बाहर कर दिया। अब इस बी वाले बॉक्स में से हम स्लिप्स निकालेंगे और ये देखेंगे कि सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस किसे मिली थी। फर्स्ट पे तो बी को ही होगी, तभी तो इस वाले बॉक्स में। सेकंड नंबर पे किसे प्रेफरेंस मिली? अगर सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिली ए को, तो वो वाली स्लिप ए के पास चली जाएगी। अगर पर सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिली सी को, तो वो वाली स्लिप इस पे चली जाएगी। जैसे इस वाले स्लिप में सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस है ए को, तो ये वाली इसमें चली जाएगी। इसमें भी सेकंड पेज पे है तो ये वाली इसलिए चली जाएगी। तो इसमें सी पे सेकंड है तो ये वाली इसमें चली जाएगी। और इसमें फिर 50% जिसके भी हो गए वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ऐसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसका आप रिवीजन करिए, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें फॉर्मूले है, बट आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों ट्रांसफरेबल? क्योंकि सेकेंड राउंड में हमने देखा था कि एक बंदे का वोट दूसरे बंदे के पास चला गया था, वो ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सो द नेम ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर, ये देख लिया, एंड द इलेक्टर असाइंस नंबर टू देम बेस्ड ऑन हिज और हर प्रेफरेंसेस, ये भी हमने देख लिया कि प्रेफरेंस के ऊपर हम उन्हें नंबर देते हैं। फिर ऑन द बैलेट पेपर ईच वोटर मे मार्क एज मेनी प्रेफरेंसेस दे आर कैंडिडेट्स, मतलब मैंने तो सिर्फ 3 का एग्जांपल लिया, हो सकता है 7 कैंडिडेट हो, 8 कैंडिडेट हो, उनके हिसाब से वो नंबर मार्क करते हैं। एज अ रिजल्ट द इलेक्टर शुड प्लेस द फिगर 1 नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर्म, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है,
So if you mark your first preference against more than one candidate, or if you don't mark it, your ballot becomes worthless. ये सिर्फ ऐसे छोटा बहुत है कि अगर आप एक से ज्यादा को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं तो वो आपका जो बैलेट है वो बेकार हो जाता है, मतलब आपकी वोट कैंसिल हो जाती है। तो हमने इलेक्शन देखा, अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करते हैं। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं हमने देख लिया, अब हम प्रेसिडेंट को हटाएंगे ऑफिस से। प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही कंडीशन पे अपने ऑफिस से हट सकता है, एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कुछ ऐसा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती। प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। पर अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर पे, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, क्योंकि एक आर्टिकल में मेंशन है कि प्रेसिडेंट शैल ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करता और अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। और इसीलिए ही फिर उस पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, या फिर वो किसी का मर्डर करता है या फिर कुछ और गलत काम करता है तो वो भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगा और उसके लिए भी उसे इम्पीच करा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इम्पीच होता कैसे है। ये जो प्रोसेस है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है। पहली चीज, ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेस में स्टार्ट होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर में स्टार्ट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो एमएलएज है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली एमपीज कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट ये, क्योंकि प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो ये लोकसभा में स्टार्ट होगा या फिर ये राज्यसभा में स्टार्ट होगा, और राज्यसभा और लोकसभा में दोनों एमपी होते हैं, एमएलए नहीं होते। तो इन दोनों हाउसेज में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जिस हाउस में ये स्टार्ट हुआ, मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट हुआ, लोकसभा का एक कोई मेंबर है, उसने ये प्रोसेस स्टार्ट करा, उसने एक मोशन लिया कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। तो ये वाला जो मोशन है उसी हाउस के 1/4 मेंबर्स को साइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में सिर्फ 200 मेंबर है और किसी एक मेंबर ने ये मोशन करा कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो इस 200 में 1/4 मेंबर, मतलब 50 मेंबर इस मोशन पे साइन करेंगे कि हाँ ये चार्जेस सही है और हमें अब इम्पीच करना है। सो दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला, किसी भी हाउस में ये स्टार्ट होगा, जिस हाउस में स्टार्ट हुआ उस हाउस के 1/4 मेंबर इस मोशन को साइन करेंगे, या फिर जो चार्जेस वो उस मोशन पे लिखे होंगे उसे साइन करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट को 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले किसी भी हाउस में स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ किसी भी हाउस में, पहला स्टेप ये था। दूसरा, उस हाउस के 1/4 मेंबर उस चार्जेस पे साइन करेंगे, 1/4 याद रखिएगा। थर्ड, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। फिर फोर्थ, उसी हाउस में अब 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप साइन करेंगे उस पर, मतलब 200 मेंबर थे, सबसे पहले 1/4 ने ये चार्जेस को इनिशिएट करा, फिर 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को दिया, फिर अब उसी हाउस के 2/3 लोग, मतलब 2/3 कितने हो गए, अराउंड 134, उन 134 को एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर ये रेजोल्यूशन जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक है। ये रेजोल्यूशन जाएगा फिर राज्यसभा में या दूसरे हाउस में, किसी में भी। उस हाउस के लोग इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उस हाउस ने भी 2/3 वोट से ये रेजोल्यूशन पास करा तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं आपको फिर से बताता हूं। दो हाउसेज है, एक ये लोकसभा और ये राज्यसभा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस इन दोनों में से किसी भी हाउस में स्टार्ट होगा, सिर्फ इन दोनों में और किसी में भी नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए लोकसभा में ये स्टार्ट हुआ, लोकसभा के मेंबर है 200, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लोकसभा में ये स्टार्ट हुआ। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा टोटल मेंबरशिप जितनी भी है 1/4
उसे साइन करेंगे। 1/4 ऑफ मेंबर्स जो चार्ज लगा रहे प्रेसिडेंट पे उस पे साइन करेंगे। पहला स्टेप ये होगा। जब ये चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे 1/4 उस पे साइन कर देंगे। दूसरा 14 डेज का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट पे। तीसरा क्या होगा, इसी हाउस के अब 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी उस पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो ये रेजोल्यूशन होगा ये जाएगा राज्यसभा पे। अब फिफ्थ स्टेप में अगर इस राज्यसभा ने भी 2/3 मेजॉरिटी, जो इस राज्यसभा में मान लीजिए 200 ही है, इन लोगों ने भी अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास करा तो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट जाएगा, प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले किसी भी हाउस में 1/4 मेंबर चार्ज फ्रेम करेंगे, 14 डेज का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर उसी हाउस के 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उस पे एक मोशन फाइल करेंगे। वो जो मोशन होगा वो दूसरे हाउस में जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उस हाउस ने भी 2/3 ऑफ मेजॉरिटी उस मोशन पे साइन करते हैं तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में अपेयर हो सके, वो देख सके कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उसके अगेंस्ट, और उसके पास राइट होता है कि उसे कोई रिप्रेजेंट भी कर सके। जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने लिए खुद ही बोले, वो किसी और से भी बुलवा सकता है, मतलब वो कोई लॉयर भी रख सकता है, वो किसी और बंदे को भी रख सकता है कि वो उसके बिहाफ पे बोले। तो प्रेसिडेंट के पास ये दो राइट होता है, एक तो अपेयर होना और रिप्रेजेंट होना इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो समझ में आ गया, तो ऐसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। और इसके साथ ये वाला टॉपिक आज का खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट की पावर्स देखेंगे।